नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग एक्सीलेंस पर। और मैं हूं आपका साथी शुभम जांगड़ा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने मध्यकालीन भारत यानी मिडिवल इंडिया की सीरीज़ कंटिन्यू शुरू की हुई है और इस सीरीज़ के तहत हम आपको 7 क्लास पहले प्रोवाइड करवा चुके हैं। और दोस्तों, आज की हमारी वीडियो रहेगी 8वीं क्लास की और इस 8वीं क्लास में हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं लोधी वंश। दोस्तों, हम लोधी वंश को शुरू करने वाले हैं और दोस्तों इसके बाद हमारा एक वंश रह जाएगा जो मुग़ल वंश कहलाएगा। दोस्तों, मैंने आपको इन सभी वंश की याद करने की ट्रिक बताई थी। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, किसी भी वनडे एग्ज़ाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है, वो 4 वंश दे देगा आपको और क्वेश्चन ये पूछेगा कि इन चारों वंशों को क्रमानुसार लगाएं। तो उस टाइम हमें ये नहीं पता लगता कौन सा वंश पहले आया कौन सा बाद में आया। तो दोस्तों, इस चीज़ को सोल्व करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक दी थी, जो कि आपकी ट्रिक क्या रहेगी मैं रिपीट कर देता हूँ। गुड़ खाओ तसले में, इसकी ट्रिक थी दोस्तों, गुड़ खाओ तसले में, मतलब गुड़ खाओ तसले में। जी से था दोस्तों आपका गुलाम वंश, के से था आपका दोस्तों खिलजी वंश, टी से था आपका तुगलक वंश, एस से था सैयद वंश, एल से लोधी वंश, एम से मुग़ल वंश। दोस्तों, गुलाम वंश भी हम पढ़ चुके, खिलजी वंश भी पढ़ चुके, तुगलक वंश भी पढ़ चुके, सैयद वंश भी पढ़ चुके और लोधी वंश आज हम कंप्लीट पढ़ लेंगे और उसके बाद हमारा मुग़ल वंश रह जाएगा, उस मुग़ल वंश को भी हम कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों, हमारे सभी के सभी वंश कवर हो जाएंगे और इस वंश से जितने भी इम्पोर्टेंट या जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम सभी के सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर चुके होंगे। और दोस्तों, आपके सभी के सभी मिडिवल इंडिया के टॉपिक जो है वो कवर हो जाएंगे। दोस्तों, यदि आपको हमारी इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप टेलीग्राम पर जाकर लर्निंग एक्सीलेंस लिखें और आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और उसको ज्वाइन करें और आपको हमारी इस वीडियो की PDF फाइल वहाँ मिल जाएगी। यदि आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, टाइम को ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, शहीद वंश को समाप्त कर लोधी वंश आया था और दोस्तों लोधी वंश शुरू कब हुआ था? 1451 ईस्वी में। दोस्तों, इस वंश का जो संस्थापक कहलाता है वो बहलोल लोधी कहलाता है। तो दोस्तों, बहलोल लोधी एक ऐसा राजा होता था जिसको बिना युद्ध लड़े गद्दी मिल जाती थी। दोस्तों, वरना राजा महाराजा जो होते थे पहले युद्ध करते थे गद्दी के लिए और फिर गद्दी हासिल किया करते थे, लेकिन बहलोल लोधी एक ऐसा राजा हुआ करता था जिसको बिना युद्ध किए सत्ता मिल जाती है, बिना युद्ध किए गद्दी हासिल कर लेता है। तो दोस्तों, बहलोल लोधी जो होते हैं वो 1451 में राजा बनते हैं और 1489 तक राजा रहते हैं। उसके बाद लोधी वंश के जो प्रमुख राजा रहेंगे आपके कौन कौन से रहेंगे? एक था आपका बहलोल लोधी और इससे अगला राजा दोस्तों आएगा सिकंदर शाह लोधी, जो कि आपका 1489 से लेके 1517 तक राजा रहेगा। उसके बाद दोस्तों अगला राजा सिकंदर शाह लोधी का बेटा बनेगा जिसका नाम होता था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी जो कि 1517 से लेके 1526 तक राजा रहेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम जिक्र करने वाले हैं बहलोल लोधी के बारे में। 1 बाय 1 करके हम हर एक राजा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बहलोल लोधी के बारे में जिक्र करेंगे। 1451 में जैसे ही बहलोल लोधी लोधी वंश की स्थापना कर देते हैं, जैसे ही वो गद्दी हासिल कर लेते हैं, तो दोस्तों उन्हें बिना युद्ध लड़े ही सत्ता मिल जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, उसने पत्र लिखा था, युद्ध का पत्र देखते ही गद्दी छोड़कर भाग जाता है और इन्हें बिना युद्ध लड़े ही गद्दी मिल जाती है। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम अफगान शासक होता था। दोस्तों, जो दिल्ली पर प्रथम अफगान पूछ ले तो बहलोल लोधी कहलाएगा और दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम शक्तिशाली अफगान पूछ ले तो दोस्तों बाबर कहलाएगा, क्योंकि बाबर भी अफगानी शासक होता था और बहलोल लोधी भी अफगानी शासक हुआ करता था। फ़र्क दोस्तों ये है, बहलोल लोधी ने बिना युद्ध किए सत्ता हासिल की थी, इसलिए ये शक्तिशाली ना कहलाकर सिर्फ प्रथम अफगान ही कहलाएंगे। और अगर प्रथम शक्तिशाली अफगान पूछ ले तो वो बाबर कहलाएंगे, क्योंकि बाबर बहुत शक्तिशाली राजा हुआ करता था और ये इतना शक्तिशाली राजा हुआ करता था दोस्तों, इसने खुद को गाजी की उपाधि दे दी थी। दोस्तों,
बहलोल लोधी शाहू खेल से संबंधित होता था, शाहू खेल से संबंध रखा करता था। दोस्तों बहलोल लोधी ने बहलोली नामक सिक्के चलाए थे। यदि आपसे किसी भी वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि बहलोल लोधी ने कौन से सिक्के चलाए थे, तो बहलोली नामक सिक्के चलाए थे। इसने दोस्तों राजा बनते ही गाजी की उपाधि धारण कर ली थी, और गाजी का मतलब होता है दोस्तों जो कभी हारा ना हो। दोस्तों इसके बारे में पहले भी बता चुका। जो बाबर होता है, सॉरी जो आपका क्या कहते हैं इसे, बहलोल लोधी होता है। बहलोल लोधी इतना शक्तिशाली राजा हुआ करता था जो खुद को गाजी कहा करता था, और इसने गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। और गाजी का मतलब होता है दोस्तों जो कभी हारा ना हो, और इसका अन्य मतलब क्या होगा दोस्तों, काफिरों को मारने वाला। दोस्तों इसके बाद इसने अफ़गान सरदारों को जागीरें प्रदान की थी। जागीरें दोस्तों प्रॉपर्टी वगैरह ज़मीनें वगैरह होती हैं, इसलिए उन्हें जागीरें बोल देते हैं। तो इन सरदारों को जागीरें प्रदान की थी। दोस्तों बहलोल लोधी जो राजा हुआ करता था वो सैनिकों को मसनद ए अली कहकर बुलाया करता था। और बहलोल लोधी का शासनकाल दोस्तों बस इतना ही होता है। 1451 से लेकर 1479 तक शासनकाल बहलोल लोधी का रहता है। उसके बाद अगला राजा दोस्तों कौन बनता है, सिकंदर शाह लोधी। 1479 में बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद अगला शासक बनता है सिकंदर शाह लोधी। दोस्तों सिकंदर शाह लोधी का शासनकाल 1479 से लेकर 1517 ईस्वी तक रहता है। दोस्तों जो सिकंदर शाह लोधी होते हैं उनकी माता जो होती है वो हिंदू होती है, और जिनका नाम होता है दोस्तों जयबंद। और वैसे तो इनका जो वास्तविक नाम या इनके बचपन का नाम निजाम खां होता है, लेकिन जैसे ये गद्दी पर बैठते हैं तो ये सिकंदर शाह की उपाधि लेकर गद्दी पर बैठते हैं, और उसके बाद इनका नाम सिकंदर शाह से जाना जाने लगा। दोस्तों आगरा को सिकंदर शाह लोधी ने 1504 में बसाया था, और फिर आगरा को ही इसने अपनी राजधानी बनाया था। दोस्तों ये वनडे एग्ज़ाम में पहले देखा जा चुका क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये आया था कि आगरा किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था, तो उसमें आंसर क्या रहेगा दोस्तों आपका, सिकंदर शाह लोधी। सिकंदर शाह लोधी ने 1504 में आगरा को बसाया था। दोस्तों 1506 में आगरा को उसने अपनी राजधानी बना लिया था। और जो सिकंदर शाह लोधी राजा होते हैं वो अशहिणु राजा होते हैं, और अशहिणु राजा होने के कारण मतलब जो हिंदू धर्म में लोकप्रिय हों तो वो अशहिणु राजा होते हैं। मतलब मुसलमानों के इन्होंने क्या क्या काम किए थे दोस्तों, इसने मुसलमानों के मुहर्रम नामक त्यौहार पर ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था, और इसने हिंदुओं को यमुना नदी में नहाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। दोस्तों यह एक कवि भी हुआ करता था जो कि गुलरुखी नामक शीर्षक से कविताएं लिखा करता था। दोस्तों संगीत कला का श्रेष्ठ ग्रंथ होता था जिसका नाम होता था लज्जत ए सिकंदर शाही। इसने संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ का अनुवाद फारसी में करवाया था तथा उसका नाम फरहंगे सिकंदरी दे दिया गया था। दोस्तों इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, जैसे कि ये संगीत कला है। संगीत कला का अगर आपसे श्रेष्ठ ग्रंथ पूछ ले तो उसका नाम होगा लज्जत ए सिकंदर शाही, जो कि सिकंदर शाह के नाम पर ही रखा गया था। और सिकंदर के शासनकाल में जो संस्कृत के आयुर्वेदिक ग्रंथ का अनुवाद होता था वो फारसी में करवा दिया था संस्कृत से, और उसका नाम फरहंगे सिकंदरी रख दिया गया था। इन्होंने भूमि नापने की एक इकाई चलाई थी दोस्तों जिसका नाम होता था गज ए सिकंदरी। दोस्तों इसने मुसलमानों औरतों को पीरों और फ़कीरों के पास जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। मतलब ये औरतों को पीरों और फ़कीरों के पास जाने नहीं दिया करता था। दोस्तों एक इसका वजीर हुआ करता था। वजीर किसी अधिकारी को बोल देते हैं, किसी मंत्रिमंडल का जो अधिकारी होता है उसको बोल देते हैं। तो उसने मोट की मस्जिद का निर्माण करवाया था। दोस्तों जो सिकंदर शाह लोधी है वो खुद को सुंदर दिखाने के लिए जनता के सामने दाढ़ी नहीं रखा करता था। दोस्तों ये क्वेश्चन देखा जा चुका है HSSC में। डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आया था कि संत कबीरदास किस राजा के समकालीन होते थे, तो संत कबीरदास दोस्तों सिकंदर शाह लोधी के समकालीन होते थे। तो दोस्तों ये HSSC का फेवरेट क्वेश्चन रहेगा, इसको आप ध्यान से नोट कर लें।
और इसको माइंड में रखना कि संत कबीरदास किस राजा के समकालीन होते थे, सिकंदर शाह लोधी के समकालीन होते थे। दोस्तों गुरु जम्बेश्वर भगवान के लिए इन्होंने एक जामा मस्जिद बनवाई थी और उस जामा मस्जिद को वर्तमान में जामा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो जम्बेश्वर भगवान होते थे उन्होंने सिकंदर शाह लोधी को एक छड़ी दी थी। आप ये कह सकते हैं कि उन्हें वो छड़ी वरदान में दी गई थी, भेंट में दी गई थी। और उन्होंने इस छड़ी को देते वक्त ये बात कही थी सिकंदर शाह लोधी को कि जब तक ये छड़ी आपके पास है तब तक आपका राज्य शक्तिशाली रहेगा। लेकिन उस तो होता क्या है दोस्तों, आगे चलकर सिकंदर शाह लोधी का बेटा होता है बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी इस छड़ी को जला देता है जिससे इसके शासन का विनाश होना शुरू हो जाता है। दोस्तों आगे चलकर 21 नवंबर 1517 में गले की बीमारी के कारण सिकंदर शाह लोधी की मृत्यु हो जाती है और सिकंदर शाह लोधी की मृत्यु के बाद इससे अगला राजा बनता है इसका बेटा इब्राहिम लोधी। दोस्तों इब्राहिम लोधी का जो शासनकाल रहेगा 1517 से लेकर 1526 तक रहेगा और 1526 में जो आपका पानीपत का प्रथम युद्ध है जो बहुत फेमस युद्ध है और HSSC का फेवरेट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 में हुआ था दोस्तों। और किस किस राजा के बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोधी की हार हुई थी और बाबर जीत गया था। तो दोस्तों ये HSSC का फेवरेट क्वेश्चन रहेगा, पता नहीं कितनी बार रिपीट हो चुका और आगे भी रिपीट होने के पूरे चांसेस हैं। तो दोस्तों इब्राहिम लोधी इस लोधी वंश के फेमस राजा रहने वाले हैं। दोस्तों ये एक ऐसे राजा हुआ करते थे जो जनता पर अत्याचार किया करते थे, मतलब जो जनता में लोकप्रिय नहीं होते थे, इसलिए जनता भी इनसे नफरत किया करती थी क्योंकि जनता पर अत्याचार किया करता था। दोस्तों इब्राहिम लोधी की हार का कारण एक ये भी है कि ये जनता में प्रिय नहीं होते थे। जनता भी इस बात को चाहती थी कि भाई इब्राहिम लोधी युद्ध में हार जाएं और जिससे कि हमें इस राजा से छुटकारा मिले जल्द से जल्द। दोस्तों यह लोधी वंश का अंतिम राजा हुआ करता था। इस राजा के बाद हमें सिर्फ एक राजा देखने को मिलेंगे जो कि नाम मात्र राजा कहलाएंगे लोधी वंश के। और उस राजा का शासनकाल भी जो है, उस राजा का अंत भी जो है वो मुगल वंश में हो जाएगा और जो आपका लोधी वंश है वो कंप्लीट संपूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद लोधी वंश के कोई साक्ष्य नहीं मिलते। इसने इब्राहिम शाह की उपाधि लेकर आगरा में राज्याभिषेक करवाया था। दोस्तों 1517 में एक युद्ध होता है जो कि बड़ा फेमस युद्ध था जिसका नाम था खातौली का युद्ध। डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को भी मिल जाता है, खातौली का युद्ध किस समय में हुआ था, तो 1517 ईस्वी में होगा। दोस्तों किस किस के बीच हुआ था, इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच हुआ था। और इस युद्ध में दोस्तों किसकी हार और किसकी जीत हुई, तो इस युद्ध में दोस्तों राणा सांगा जीता था और इब्राहिम लोधी हार गए थे। दोस्तों इसने गुरु जम्बेश्वर की दी हुई छड़ी जला दी थी, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका। जो इब्राहिम लोधी के पिता होते हैं सिकंदर शाह लोधी, उस सिकंदर शाह लोधी को गुरु जम्बेश्वर भगवान जो होते हैं वो छड़ी देते हैं और ये बात कहते हैं कि जब तक तुम्हारे पास ये छड़ी है तब तक तुम्हारा राज्य शक्तिशाली रहेगा। लेकिन आगे चलकर इब्राहिम लोधी इस छड़ी को जला देते हैं। बाबर को भारत आने का न्योता इब्राहिम लोधी का चाचा होता है आलम खां और उनके साथ एक अन्य व्यक्ति होते हैं दौलत खां लोधी। ये दोनों मिलकर बाबर को भारत आने का न्योता देते हैं और 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध होता है। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, HSSC का फेवरेट क्वेश्चन है जो हर बार रिपीट कर देती है किसी भी एग्ज़ाम में HSSC के, तो इसको स्टार लगा लेना दोस्तों। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध और तारीख कितनी थी, 21 अप्रैल। इब्राहिम लोधी वस बाबर के बीच हुआ दोस्तों और इब्राहिम लोधी इस युद्ध में हार जाते हैं और बाबर जीत जाते हैं। दोस्तों बाबर का इस युद्ध में जीतने का कारण क्या रहेगा दोस्तों, क्योंकि बाबर ने इस युद्ध में पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया था और जो बाबर है उसको जीतने का श्रेय किसको दिया जाता है, जो दो प्रमुख व्यक्ति रहेंगे, एक अली और एक मुस्तफ़ा, इन दोनों को ज़्यादा श्रेय दिया जाता है बाबर के युद्ध जीतने के पीछे, क्योंकि अली और मुस्तफ़ा ये दो ही व्यक्ति ऐसे थे सेना में जिनको तोप चलानी आती थी और इन्हीं की वजह से
बाबर इस युद्ध को जीता था। दोस्तों बाबर ने इस युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से प्रथम युद्ध जीत गया था। इब्राहिम लोदी के हारने का कारण एक ये भी था कि वो जनता में अप्रिय शासक हुआ करता था, और अली और मुस्तफ़ा दो तोपची होते थे, जिनकी वजह से बाबर पानीपत का प्रथम युद्ध जीत गया था, क्योंकि इन्हें ही तोप चलानी आती थी पूरी सेना में। इब्राहिम लोदी पहला शासक था जो युद्ध स्थल पर मारा गया था दोस्तों। और इब्राहिम लोदी का मकबरा अगर पूछ ले HSSC का, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये भी, पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन देखने को मिल चुका और हर बार रिपीट होता है, और 99% आज अब भी जो CET का एग्ज़ाम होगा आपका HSSC का, उसमें देखने को मिल सकता है दोस्तों ये, कि इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है, पानीपत में। दोस्तों ये दो क्वेश्चन एक जैसे दिखते हैं। एक इब्राहिम सूरी का है, इब्राहिम सूरी का दोस्तों नारनौल महेंद्रगढ़ में पड़ता है, और इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में स्थित है दोस्तों। तो इसमें पजल नहीं होना, नाम इब्राहिम है, बस लोदी और सूरी का फ़र्क है। जो इब्राहिम सूरी होंगे वो सूर वंश से संबंधित होंगे, और ये इब्राहिम लोदी लोदी वंश से संबंधित है। तो दोस्तों इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में स्थित है। दोस्तों इस वंश के समाप्त अगला वंश जो है, इस वंश के समाप्त के बाद अगला वंश मुगल वंश से शुरू होगा, और उस मुगल वंश को हम कंप्लीट पढ़ेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट राजा आएंगे सारे के सारे मुगल वंश में, और हम हर एक राजा की अलग से एक वीडियो पढ़ेंगे, ताकि हमें हर एक राजा की हिस्ट्री कंप्लीट डिटेल से पता लग सके। इसलिए हम हर एक राजा को डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें लो लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चन हम अटैम्प्ट कर सकें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी, और आने वाले HSSC CET के एग्ज़ाम में आपको इन वीडियो में से कोई ना कोई क्वेश्चन मिल ही जाएगा ज़रूर। और उम्मीद करता हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारी वीडियो में से देखने को मिले। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ, अपनी नई वीडियो के साथ। मुगल वंश पढ़ेंगे अगली वीडियो में, स्टार्ट करेंगे शुरुआती राजा के साथ, जिसकी शुरुआत होगी हमारे दोस्तों बाबर होगा, बाबर के बाद आएगा हुमायूं, और ऐसे ही क्रमानुसार हम चलते रहेंगे और मुगल वंश को भी समाप्त कर लेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।